वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। मौर्य सम्राट अशोक बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात मगध का सम्राट बना। प्राचीन भारतीय इतिहास में ऐसा कोई सम्राट नहीं हुआ जो अशोक के समान सर्वगुण संपन्न हो। अशोक को प्राचीन भारत के सम्राटों में सबसे अधिक महान सम्राट माना गया है। तो आज हम सम्राट अशोक के बारे में चर्चा करेंगे। अशोक का शासनकाल प्राचीन भारतीय इतिहास का अत्यंत गौरवशाली काल था, क्योंकि उस काल में अशोक ने अपनी असाधारण कुशलता और क्षमता से भारत की सर्वतोन्मुख उन्नति प्रदान की थी। उसकी राजनीतिक उपलब्धियां तो महत्वपूर्ण थी ही, लेकिन उसकी अमर कीर्ति का आधार उसकी वे सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं जो विश्व के इतिहास में अतुलनीय हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अशोक के बारे में जो जानकारी है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है। अशोक के शासनकाल की जो विस्तृत जानकारी है उसके अनेक साक्ष्य हमें उपलब्ध होते हैं, और ये सामग्री मुख्यतः दो प्रकार की है। पहला साहित्यिक और दूसरा अभिलेखीय। साहित्यिक सामग्री में बौद्ध ग्रंथों की प्रधानता है, जिसमें दीपवंश, महावंश, बुद्धघोष की रचनाएं, दिव्यावधान, अशोकावधान, आर्यमंजूश्री मूलकर, कलहण की राजतरंगिणी और पुराण कथाओं से हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कुछ चीनी लेखक हैं जैसे फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग, उन्होंने भी अपने वर्णनों में अशोक का उल्लेख किया है। इसके बाद अभिलेखीय सामग्री में स्वयं अशोक के अभिलेख जो हैं वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले 1750 ईस्वी में दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था टिफेंथलर ने, किंतु अशोक के अभिलेखों को पढ़ने और उसका संबंध अशोक से जोड़ने में सबसे पहले जेम्स प्रिंसप को 1837 ईस्वी में सफलता प्राप्त हुई थी। अशोक के जो ये अभिलेख है वो भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं, और ये अभिलेख उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण बातों और उसकी आंतरिक विचारधाराओं से हमें अवगत कराते हैं। उसके अभिलेख कई प्रकार के हैं, जैसे शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख भी दो प्रकार के हैं, बड़े शिलालेख और लघु शिलालेख। स्तंभलेखों की संख्या 7 है और गुफालेखों की संख्या 3 है। इन अभिलेखों के अतिरिक्त कुछ अन्य अभिलेखों से भी हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जैसे रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख जो 150 ईस्वी का है, और नागार्जुन गुहा अभिलेख से भी हमें अशोक के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। 1837 में जो प्रिंसप ने ब्राह्मी लिपि लिखे गए अभिलेख में एक राजा का वर्णन पड़ा, जिसमें उसका नाम देवानाम प्रियदर्शी राजा प्राप्त हुआ। उसके पश्चात एक अन्य विभिन्न अभिलेखों में भी इसी उपाधि के राजा का विवरण प्राप्त हुआ। 1915 में एक अभिलेख में अशोक प्रियदर्शी नाम का एक राजा का विवरण प्राप्त हुआ। तो सर्वप्रथम मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, और अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी तो हमें बौद्ध साक्ष्यों से प्राप्त होती है, और बाद की जो जानकारी है वो हमें उसके अभिलेखों से प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में। बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यावधान के अनुसार अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दक्षिणी बौद्ध ग्रंथों में उसका नाम धम्मा बतलाया गया है। इसी का पुत्र अशोक का सगा भाई विगत अशोक था। दीपवंश और महावंश में बिंदुसार की 16 रानियों और उनसे उत्पन्न 101 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सुशीम
सबसे बड़ा था। उपलब्ध साक्ष्यों से अशोक की अनेक पत्नियों के बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें विदिशा की श्रेष्ठ पुत्री देवी का नाम मिलता है और इसके अलावा असंधमित्रा, तिक्षरक्षिता, कारुवकी, पद्मावती, चारुवा ये प्रमुख थी। देवी से महेंद्र नामक पुत्र और संघमित्रा नामक पुत्री हुई और पद्मावती से कुणाल और धर्मविवर्धन नामक पुत्र हुआ। कारुवकी से तीवर अथवा तीवल नामक पुत्र हुआ था। एक राजतरंगिणी में अशोक के कन्या पुत्र जालौक का भी उल्लेख हमको प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं उस राजकुमार के रूप में वो प्रांतीय शासक बना था। सम्राट बनने से पूर्व बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने प्रांतीय सूबेदार के रूप में शासन संबंधी अनुभव प्राप्त कर लिया था। बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि उसने सर्वप्रथम अवंती प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया गया था। वहाँ उसने विद्रोही तत्वों का दमन करके शांति व्यवस्था कायम की थी और उसी योग्यता से प्रभावित होकर बिंदुसार ने उसे तक्षशिला का सूबेदार बनाकर भेज दिया था। साहित्यिक साक्ष्यों से पता चलता है कि बिंदुसार के अंतिम दिनों में तक्षशिला में पुनः विद्रोह उठ खड़ा हुआ और इस बार उसने सुशीम को भेजा गया, लेकिन सुशीम विद्रोह दबाने में असफल रहा। तब पुनः अशोक को भेजा गया और उसने सफलतापूर्वक विद्रोह का दमन कर दिया और इससे राज्य के कई मंत्रियों का समर्थन उसे प्राप्त हो गया। इसके कुछ ही दिन बाद बिंदुसार की मृत्यु हो गई और अपने समर्थ मंत्रियों राधागुप्त जो मुख्य था उसकी सहायता से अशोक ने मगध के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अब अशोक का जो राज्यारोहण की तिथि और बिंदुसार की मृत्यु के बीच में 4 वर्षों का अंतर है। तो इन 4 वर्षों में निश्चित रूप से अशोक को उत्तराधिकार संघर्ष का सामना करना पड़ा था। बौद्ध ग्रंथों, महावंश, दीपवंश आदि और चीनी साक्ष्यों से भी हमें पता चलता है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए उसके पुत्रों में संघर्ष हुआ था और ये संघर्ष अशोक ने अपने बड़े भाई सुशीम को परास्त करके मार डाला और मगध से सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस तरह से अशोक जो है सम्राट बनने और राज्य अभिषेक में उसके 4 वर्ष का अंतर आता है। अशोक के कई नाम हमको पुरातात्विक स्रोतों और साहित्यिक स्रोतों से पता चलता है, जिसमें अशोक, देवानाम प्रिय, प्रियदर्श और राजा, केवल मास्की के लघु शिलालेख को छोड़कर अन्य सभी में उसका नाम प्रियदर्शी ही उसको पुकारा गया है। अब हम पढ़ेंगे अशोक की विजयों के बारे में। 273 ईस्वी पूर्व में वो मगध का शासक बना और उसका राज्याभिषेक इसके 4 वर्ष पश्चात 269 BC में हुआ था। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक कश्मीर का प्रथम मौर्य सम्राट था। उसी ने कश्मीर घाटी में श्रीनगर की स्थापना की थी, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि उसने केवल कलिंग विजय की थी। कश्मीर विजय का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को ही मिलना चाहिए, क्योंकि राजतरंगिणी के अलावा अन्य किसी प्रमाण से उसके कश्मीर विजय की पुष्टि नहीं होती है। तो इस विजय को प्रामाणिक मानने में काफ़ी कठिनाई है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कलिंग विजय के बारे में, जो 262-261 ईस्वी पूर्व में हुई थी। अशोक के शिलालेखों से ही पता चलता है कि उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात पड़ोसी राज्य कलिंग पर आक्रमण किया था। आधुनिक उड़ीसा गंजाम जिले के गंजाम जो जिला है उसी को प्राचीन काल में कलिंग के नाम से पुकारा जाता था। मगध के पड़ोस में ही कलिंग का शक्तिशाली राज्य स्थित था। हाथी गुम्फा अभिलेख से हमको पता चलता है कि कलिंग पर नंदों का आधिपत्य था और स्वाभाविक ही है कि नंद साम्राज्य को पूर्ण रूप से हस्तगत करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य ने कलिंग को स्वतंत्र नहीं छोड़ा होगा और उस पर भी अपना शासन स्थापित किया
होगा। कलिंग भी इतना शक्तिशाली नहीं था कि वो चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त की विशाल सेना के विरोध में अपनी स्वतंत्रता को कायम रख पाता, परंतु मेगस्थनीज के विवरण ने इस समस्या को थोड़ा जटिल बना दिया है। और संभव है कि चंद्रगुप्त ने कलिंग राज्य को स्वायत्त शासन की सुविधा दे रखी हो, और विद्वानों का मानना है कि शायद बिंदुसार के समय में कलिंग ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया होगा और अशोक ने पुनः साम्राज्य की अधीनता में लाने के लिए उस पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि युद्ध में कलिंग हार गया, परंतु उसने अशोक की सेना का डटकर मुकाबला किया। युद्ध की भयानकता के संबंध में अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में जानकारी दी है, जिसमें उसने कहा है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में उसे जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1.5 लाख मनुष्य वहाँ कैद किए गए, 1 लाख मनुष्य मारे गए, कई गुना अन्य कारणों से भी मरे। तो इस युद्ध की भीषणता ने अशोक को काफ़ी प्रभावित किया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया और इसके बाद उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो कलिंग युद्ध विश्व के युगांतकारी युद्धों में से एक था। अब अशोक ने अपना सर्वस्व जन कल्याण और धर्म प्रचार में अर्पित कर दिया। तो कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक अपने पिता के समान ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। वो राजतरंगिणी के अनुसार शिव भक्त था। उसे हिंसा और पशुवध से घृणा न थी, वो मांसाहारी था। लेकिन कलिंग युद्ध के पश्चात वो बदल गया और महात्मा बुद्ध की शिक्षा से बहुत अधिक प्रभावित हुआ और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम जानेंगे अशोक और बौद्ध धर्म के बारे में। थैंक यू।